पाठी दिल्ली के लोग आज सुबह सुबह सहम गए। शाहदरा से बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी को उनके घर के बाहर गोलियों से छलनी करने की कोशिश की गई। हेलमेट से चेहरा छिपाए एक बदमाश ने सुबह करीब 5:30 बजे डोर बेल बजाकर शंटी को बाहर बुलाया और फिर उन पर एक के बाद एक 4 गोलियां दाग दी। जितेंद्र सिंह शंटी इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन इस घटना ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को तार तार कर दिया। अब ये बीच बहस का मुद्दा है कि विधायक शंटी पर गोलियां किसने दागी। क्या दिल्ली में अब कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं? ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की बदहाल कानून व्यवस्था की ताजा मिसाल हैं। बुधवार की सुबह शाहदरा के बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावर ने पूरे इत्मीनान के साथ डोर बेल बजाकर विधायक शंटी को बाहर बुलाया और फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगा। विधायक की किस्मत अच्छी थी कि कोई गोली उन्हें नहीं लगी, वो बाल बाल बच गए। उसने घंटियां बजाई, 1 बार 2 बार 3 बार। तो मैं मिसिस को बोला, वो नहीं उठी, तो मैंने दरवाजा खोला आके, तो उसके हाथ में कागज थे। फिर जैसे ही मैं अंदर जाने लगा तो उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया इधर से। तो मैंने सोचा कि बदतमीजी कर रहा है या तो मुझे क्यों खींच रहा है या क्या बात है। तो मैंने देखा दूसरे हाथ से पिस्टल थी उसके हाथ में, तो मैंने उसके हाथ पे हाथ रख के धक्का मुक्की मारी शुरू हो गई। फिर उसने 3-4 मतलब मुझे लगता है 4 राउंड उसने चलाए हैं। और कुदरती बात है, देखो मुझे एक भी गोली नहीं लगी। सीसीटीवी में लाइव आ रहा है कैसे चला रहा है मेरे ऊपर। विधायक पर हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। गोलियों की आवाज सुनकर जागे पड़ोसियों ने हमलावर को भागते हुए देखा और पुलिस को सूचना दी, लेकिन चश्मदीद और कैमरा भी सिर्फ हमलावर की कद काठी ही बता पा रहे हैं। कौन से कलर की गाड़ी थी? सफेद कलर की गाड़ी थी, 5.5 फुट की हाइट थी, सुंदर लड़का था, सिर पर कपड़े बांध रहा था। जब दूसरी फायरिंग हुई तो मैं बाहर निकल के आया तो यहाँ पर शंटी जी अपना गेट पीट रहे थे और वो बंदा गोली चला रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी इस स्टेज पर कहना कुछ मुश्किल है, बट फिर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी इस स्टेज पर कहना कुछ मुश्किल है, बट फिर भी जो भी होगा बताया जाएगा। विधायक शंटी पर हमला क्यों हुआ, हमलावर कौन था, इस बारे में खुद जितेंद्र सिंह शंटी को भी कोई अंदाजा नहीं है। किसी पे डाउट है आपको इस पूरी घटना के बारे में? नहीं, मेरा कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, कभी गलत काम नहीं किया। नहीं भैया, इन दिनों तो कोई फोन नहीं आया। एक बार बहुत पहले ऐसे हुआ था, बहुत पहले जब इलेक्शन था तब। जो हम दे सकते थे हमने पुलिस को दे दिया। ऐसी कोई रंजिश नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, बट राजनीतिक लोग हैं। विधायक पर हमला करने के पीछे वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये घटना दिल्ली पुलिस के इकबाल पर सवाल बन गई है। सवाल ये है कि जब दिल्ली में एक विधायक सुरक्षित नहीं, तो फिर आम आदमी की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। दिल्ली में आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और जब विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा तो समझ सकते हैं। ये सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने के, आम आदमी को सुरक्षा देने के। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है दिल्ली की आम जनता की सुरक्षा को लेकर। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में औसतन हर 2 दिन में 3 लोगों की हत्या हो रही है और 3 लोगों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। अपराधी यहां किस कदर बेखौफ हैं, इसका अंदाजा अब उन लोगों को भी होने लगा है जिन्हें आम लोग वीआईपी समझते हैं। नरेश बिस्वानी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। बीजेपी विधायक अपने घर पर भी सुरक्षित नहीं, तो राजधानी दिल्ली में आम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। इसी मुद्दे पर बीच बहस की हम शुरुआत करेंगे। क्या दिल्ली में कोई भी सुरक्षित नहीं? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जितेंद्र सिंह शंटी की पत्नी मंजीत कौर इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ मनीष पाल सिंह जो उनके बेटे हैं वो जुड़ चुके हैं, और हमारे एडिटर क्राइम रवि शर्मा हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मंजीत कौर जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि आपकी ओर से कहा गया कि जब इलेक्शन थे उस दौरान एक बार और हमला हुआ था, तो हमले के पीछे कौन लोग हो सकते हैं? खोलकर आप लोग ये बातें बताने को तैयार क्यों नहीं? जी हेलो जी मंजीत जी, अभी अपनी रिपोर्ट में हमने आपको सुनते हुए देखा, आपने कहा कि इलेक्शन के दौरान एक बार इस तरह का हमला हो चुका है,
तो कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे? मैं ये नहीं जानती, क्योंकि मेरे हस्बैंड सिर्फ राजनीतिक ही नहीं है, हमारा पूरा परिवार रात के 2 बजे भी एम्बुलेंस के लिए आते हैं, हम रात को ब्लड भी देते हैं, 2:30 बजे भी आ जाते हैं लोग, तो हम तो दरवाजा खोलते हैं और खोलेंगे, क्योंकि अगर ड्यूटी उठाई हुई है अच्छे काम की तो जरूर करेंगे और नेक दिल से काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं जानती कि यह राजनीतिक हमला है या कौन सा हमला है, लेकिन अगर हम जैसे लोग सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित होगा। जो हमलावर है वो इस वीडियो में भी है और आपके पति ने भी देखा है। कौन हो सकता है? क्या इसके पहले कभी इस हमलावर से या कभी मुलाकात हुई थी? इस बारे में कुछ आपके पति की ओर से जिक्र किया गया आप लोगों से? जी नहीं, हेलमेट, मैंने उसको हेलमेट में देखा। जब मेरे को आवाजें आई हैं गोली चलने की, मैं बाहर निकलूं, मेरा बेटा पहले बाहर जा चुका था। हम जब बाहर गए तो वो भाग चुका था, मेरा बेटा पीछे भागा, फिर ये बेचारा लौट के वापस आया कि कहीं वो लौट के हमारे पे गोली ना चला दे। हेलमेट डाले हुआ था, हेलमेट डाले हुआ था। लेकिन मनीष पाल सिंह जी, एक और सवाल मन में आता है, अगर कोई शख्स हेलमेट डाला हुआ है, उसके हाथ से पेपर ले लेते हैं आपके पिताजी जितेंद्र जी, और उससे एक बार भी ये नहीं पूछा जाता कितने सुबह 5:30 बजे आके अटेस्ट कराने की जरूरत क्या है? कुछ तो शक होना चाहिए ना। इतनी सुबह एक शख्स आता है, क्योंकि अगर उस समय उन्होंने शक जाहिर किया होता तो स्थिति इतनी ना बिगड़ती और वो इस तरह से हमला ना करता। पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आप बोल रहे 5:30 बजे, ये हमारे लिए रेगुलर है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सामने स्कूल है तो काफी लोग आते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट कर दो, और काफी लोग क्योंकि रोड पे चलते हुए बाइक से भी उतर के आ जाते हैं टेस्ट कर दो जी। अब अगर हम किसी को जानते हैं तो हम अंदर 2 मिनट बिठा भी लेते हैं, मगर क्योंकि चूंकि उनको जानते नहीं थे तो शंटी जी ने बोला आप रुकिए, मैं 1 मिनट आता हूँ। ना तो स्पेक्स पहना था, बिल्कुल सो के उठ के आए थे, आपको भी पता है सुबह सुबह कैसे आंखें होती हैं। उन्होंने कहा रुकिए, मगर उस बंदे ने मौका ही नहीं दिया, उसने बस इतना बोला टेस्ट कराना है। आप पापा ने पेपर लिए और बोला कि अभी आता हूं मैं 1 मिनट, और उसने घसीट लिया, तो मौका ही नहीं दिया बिल्कुल। इसके पहले भी आपके पिताजी के ऊपर हमले हो चुके हैं? बिल्कुल 2007 एमसीडी के चुनाव के दौरान 2 दिन या 3 दिन पहले, डोंट रिमेम्बर द डेट एग्जैक्टली, उन पे हमला हुआ था, फायरिंग हुई थी, और तब हमलावर को उन्होंने चेयर मारी थी और तब रिवॉल्वर वगैरह भी बरामद हुई थी वहां से, और एक बीच में किसी एमसीडी के ट्रक ने कुचलने की कोशिश की थी, तो उन सब की एफआईआर लॉन्च्ड है बाकायदा पुलिस के साथ। और इसको लेके हमने पुलिस में भी, जब अभी 2013 का चुनाव हुआ था विधायक का, तो हमने पुलिस को भी लिखा था सिक्योरिटी रीजन से, क्योंकि हमारे पास अभी वी आर बीजेपी अकाली दल, हम कोलैबोरेशन में है, तो हमें पंजाब से गार्ड मिला हुआ है, तो मगर चुनाव के दौरान वो नहीं होता है, क्योंकि आचार संहिता के तहत वो नहीं होता ड्यूटी पे। तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमें थ्रेट ऑफ लाइफ है तो हमें सिक्योरिटी उस रीजन से दी जाए। फिर एलजी साहब को भी हमने रिसेंटली अभी लिखा था, रिमाइंडर्स दिए थे, और कमिश्नर साहब से भी अभी पापा की मुलाकात हुई थी, उन्हें भी चिट्ठी दी थी, होम मिनिस्ट्री को भी लिखा था, और हाँ कोई एक्शन उस पर बोल सकते हैं कि नहीं हुआ ऐसा, और मे भी उसका नतीजा है ये। चलो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जो वीडियो इस वक्त सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमारे सामने आया है उसको हम देख रहे हैं। उस हमलावर के पीछे आप और जितेंद्र सिंह दोनों लोग भागे थे, उसके बाद वो कहां फरार हो गया? जी मैं बिल्कुल भागा, मैंने उसकी पीठ देखी, राइट साइड, बिल्कुल जैसे हम घर से आप देख रहे होंगे फुटेज में, राइट में मैंने लिया तो वो पीठ देखी, उसका हेलमेट देखा, एंड ही टुक अ लेफ्ट। मेरे घर के पास ही एक पार्क है, वो लेफ्ट लेके गायब हो गया। और वहां पे एक सतीश चौधरी जी हमारे नेबर हैं, उन्होंने मेरे को इशारा भी करके दिखाया, मेरे पास वो, आप अगर दूसरी फुटेज देखेंगे उसमें वो है, वो दिखा रहे कि यहाँ भाग रहा है। मगर क्योंकि मेरे पापा इतनी देर में चिल्ला रहे थे, आई थॉट कि वो शॉर्ट हो चुके हैं, मैं वापस उन्हें देखने आया, मैंने कहा आई शुड कंसिडर माई फादर्स हेल्थ फर्स्ट, और भगवान की कृपा से सब ठीक था। तो ही हैड मीनवाइल फ्लेड अवे, एंड देन बाद में हमें पता लगा कि जो लोगों ने बताया, और शायद पुलिस को भी सूचना मिली कि वो हेलमेट भी अपना फेंक गया था पार्क में, और वो किसी गाड़ी में आया था, वरना गाड़ी में HR नंबर की व्हाइट रंग की, और जो दूध की डेयरी है उधर खड़ी की थी, उन्हें देखा भी है बिना हेलमेट के। बिल्कुल, और सीसीटीवी की तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रवि, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, राजधानी दिल्ली में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है और अंततः यहाँ तक हो गई है कि बीजेपी विधायक के घर के सामने ही अब उन्हें गोलियों से मारने की कोशिश की जाती है।
तो दिल्ली में सुरक्षित तो कोई नहीं, अब घर पे भी नहीं। जाहिर तौर पर यह सवाल तो जरूर उठता है कि एक शख्स अलसुबह हथियार लेकर घूम रहा है, वो आसानी से आता है, वारदात को अंजाम देता है और निकल भी जाता है। ये अच्छी बात है, ये बहुत भाग्य की बात है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, गोलियां सही जगह पर नहीं लगी। लेकिन जो पुलिस सूत्रों से हमारी बात हो रही है चित्रा, वो ये कहती है, वो इशारा करती है कि ये केस इत्तेफाकों से भरा हुआ है। सुबह 5:30 बजे अचानक कोई शख्स घर की घंटी बजाता है और घर से निकलते हैं दरवाजा खोलने के लिए इत्तेफाकन खुद एमएलए साहब। वो जाली वाला गेट है, बाहर देख सकते हैं कौन खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात से इत्तेफाकन हैरानी नहीं होती है कि उसने हेलमेट पहना हुआ है और वो हेलमेट उतार नहीं रहा है, जबकि वो सामने खड़ा हुआ है। वो बाहर निकलते हैं, उसके कागज थामते हैं और उसके बाद अचानक हाथापाई शुरू हो जाती है। इत्तेफाकन है कि वो चिल्लाते नहीं है उस समय, और ये कहते हैं, दलील उनकी ये है कि सामने वाला शख्स उनको कह रहा है कि आप बोलिए मत, चिल्लाइएगा मत, और खींचने लगता है उनकी तरफ। इसके बाद इससे बड़ा इत्तेफाक ये होता है कि सामने से बहुत करीब से 4 गोलियां दागी जाती हैं, जिनमें से कोई गोली लगती नहीं है, और उसके बाद आरोपी आसानी से भागने में कामयाब हो जाता है। अब जाहिर तौर पर जब किसी भी केस में इतने सारे इत्तेफाक होते हैं तो जांच मुश्किल हो जाती है, जांच में कड़ियां जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और शायद यही वजह है कि अभी तक दिल्ली पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है चित्रा, क्योंकि ये साधारण केस नहीं है, इसमें काफी असाधारण इत्तेफाक हैं। इन्हें इत्तेफाक ही कहना फिलहाल बेहतर होगा, लेकिन पुलिस की जांच में सबसे बड़ी बाधा है फिलहाल ये इत्तेफाक ही बनकर खड़े हुए हैं। बिल्कुल असाधारण इत्तेफाक जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मंजीत कौर जी, आपसे मेरा ये सवाल है, चूंकि हम तस्वीरों में भी साफ साफ देख पा रहे हैं और इसके पहले भी 2-3 बार हमले हो चुके हैं जिसका जिक्र आप खुद कर रही हैं, और आप लोगों ने बकायदा सिक्योरिटी की मांग की थी, तो कोई तो होगा ना जिससे जान को खतरा होगा, कोई भी नाम आप लोग बताने को भी तैयार नहीं? ऐसा है बहन जी कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं, क्या मेरे बच्चे, मैं रात को भी एक मंदिर में थी 11 साढ़े 11, हम सोच ही नहीं सकते, मेरे हिसाब से कोई दुश्मन लगता ही नहीं, हम सब परिवार की तरह रहते हैं। हम अभी तक नहीं जान सकते कि ये राजनीतिक हमला है या किसी की ईर्ष्या है या क्या है। उल्टे मुझे हैरानगी हुई है कि अभी तक कोई एक्शन ही नहीं हुआ। पहले एक बार उन पर गोली चली, हमने सिक्योरिटी की मांग की, जब अपने घर में आग लगती है जी तब पता चलता है कि वो आग है, सामने वाले के लिए तो बसंत बहार होती है। नहीं बिल्कुल, आप लोगों के ऊपर क्या गुजरी होगी इसको आसानी से समझा जा सकता है। आप मुझे अलाउ करें 2 मिनट। जी मनीष। मैं 2 मिनट सर जो अभी बोल रहे थे उनकी बात क्लियर करना चाहूंगा। सर मैं आपको बताऊं, हम विधायक बाद में हमारी 1995 से शहीद भगत सिंह सेवा दल की नाम की एक एनजीओ है, ठीक है, जिसके तहत हम लोगों को रक्तदान करते हैं निःशुल्क, हम लोग एम्बुलेंस देते हैं, रात को किसी की डेथ हो जाए शंटी जी खुद एम्बुलेंस लेके जाते हैं, और ये आज से नहीं 95 से है। और इसी के तहत अगर हमारे घर पे कल भी कोई 3 बजे आएगा हम दरवाजा खोलेंगे। हम अभी से नहीं 95 से कर रहे हैं, और हमारे पास कोई हमने सरमद नहीं रखा है। जो बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि शंटी जी ने क्यों दरवाजा खोला, नहीं मनीष आप जो कह रहे हैं आपकी बात बिल्कुल सही है, और अगर शाहदरा की जनता ने उन्हें चुना है तो ये सारी क्वालिटी उनके अंदर रही होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि अगर आपकी किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, न राजनीतिक साजिश आपको नजर आती है, न इसके पीछे पैसे का लेन देन है, तो फिर आखिर कौन लोग हो सकते हैं? जब इतने अच्छे हैं, उनकी सबसे बनती है, तो फिर इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? हमलावर का जो इतनी सुबह खुद पहुंचता हो और हमला करता हो, वो भी हम देख पा रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे से जूझते हुए भी कैमरे की तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। समाज सेवा से जब आप राजनीति में आते हैं, 100 दुश्मन 100 सज्जन, अब किस किस क्या क्या बोले कौन है, हमें तो इतना पता है जब अटैक्स हुए तो हमें लगा नहीं हमें मांग करनी चाहिए सिक्योरिटी की, तो हमने की। और अब हम क्योंकि हम देखो जब हमने करनी थी हमने करी, अब हम कोई मांग नहीं कर रहे, हमारे पास ठीक है पंजाब से हमें गार्ड मिला हुआ है, अब हम अपने तरीके से अपनी सुरक्षा करेंगे। बिल्कुल ये तो और हैरानी की बात है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और आप सिक्योरिटी की मांग नहीं कर रहे। रवि को जोड़ना चाह रहे थे। रवि चित्रा, ये पहला हमला नहीं है अगर मैं इन्हीं की बातों को पूरे तौर पर मानूं, और ये बहुत स्वाभाविक बात मैं बता रहा हूं। मैं 13 साल से क्राइम की रिपोर्टिंग कर रहा हूं। जब कोई लाइफ को थ्रेट होता है, जब कोई हमला होता है, तो आदमी जाहिर तौर पर सुरक्षा की मांग करता है, और इसके अलावा कुछ ऐसे इंतजाम करता है जिन्हें निजी सुरक्षा कहा जाता है, वो अपनी सुरक्षा का इंतजाम करता है। तीसरा हमला है ये। अगर मैं पिछले 2 हमलों की भी बात करूं तो क्या उस तरह के इंतजाम नहीं होने चाहिए थे कि कम से कम वो सीधे जाकर दरवाजा नहीं खोलेंगे, कोई और वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे? ये सब कहीं ना कहीं विरोधाभास नहीं लगता? ये इस बार भी कह रहे हैं कि अब हम सिक्योरिटी की मांग नहीं करेंगे। इसका जवाब आपसे मनीष। हाँ भैया,
आप कह रहे हैं कि अब हम इसके बाद भी सुरक्षा की मांग नहीं करेंगे, हम खुद अपनी निजी सुरक्षा का इंतजाम करेंगे। पहले आपने क्यों नहीं किए? 2 बार हमले हुए हैं आप पर। उसका रीजन बता रहा हूँ सर मैं आपको कि जो हमने करना था, आप एक काम कीजिए, आप उठा के देखिए कि मैं कम से कम 3 बार हम एलजी साहब को लिखा है, और अभी बस्सी साहब से जब कमिश्नर साहब से पापा मिले तब भी एक बाय हैंड लेटर दिया था उनको। नहीं, मैं उस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि अब आप कह रहे हैं, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट। जी, मेरा पॉइंट ये है कि अब आप कह रहे हैं कि हम खुद अपनी सुरक्षा करेंगे। क्या इससे पहले आपको कभी ये ख्याल आया ही नहीं? सर आया तभी तो हमें, जब पंजाब सरकार से गार्ड मिल गया, वीवर सेटिस्फाइड की ठीक है, मगर आप खुद बताया अगर बंदा बाहर टहल भी नहीं सकता अपने घर के बाहर, और नॉर्मल कोर्स में 6 बजे उठ के वो अपने डॉगी को खोल देते हैं और अपना न्यूज़पेपर उठा के एक चक्कर मार के गली में आ जाते हैं, उस वक्त गार्ड नहीं होता है। गार्ड सुबह 8 बजे से उनके साथ रेगुलर कोर्स में होता है। तो ये तो बहुत ही हैरानी की बात है कि सुबह बंदा कदम भी बाहर ना रखे घर से। इससे बड़ा शायद खौफनाक बात हो भी नहीं सकती, और ये वी आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। बिल्कुल, लेकिन रवि एक और चीज आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जैसे आपने जिक्र किया बार बार कि अजीब इत्तेफाक कई सारे एक साथ जुड़ रहे हैं और इसी वजह से पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही है। और वास्तविकता यही है, अगर सीसीटीवी कैमरे में बिल्कुल साफ तस्वीरें हमलावर की नहीं दिखाई देती हैं तो फिर किसी भी जांच पर पहुंच पाना पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि परिवार वाले बार बार जिक्र कर रहे हैं कि उनकी तो किसी से दुश्मनी ही नहीं है। देखिए, जाहिर तौर पर यही सबसे बड़ी मुश्किल पुलिस के सामने इस वक्त है। जो मेरी सोर्सेज से लगातार बात हो रही है, उनका कहना है कि एक तो इतने सारे इत्तेफाक इस मामले में जो समझ से परे हैं, और कोई भी इन्वेस्टिगेशन 2 और 2 4 को जोड़कर ही आगे बढ़ती है। इसमें फिलहाल इतने इत्तेफाक हैं जिनसे कुछ समझ में पुलिस को आ नहीं रहा अभी तक तो है। दूसरी बात ये कि कोई दुश्मन होना जरूरी है। 3 जानलेवा हमले हुए हैं, लेकिन तीनों हमले किसने किए, किस वजह से किए, दुश्मन कौन हो सकता है, ये तक इस परिवार को नहीं पता है और ये बता नहीं रहे पुलिस को, या फिर इनको वाकई नहीं पता है। अब इन दोनों सूरतों में पुलिस के सामने एक डेड एंड आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन अब दूसरे साधनों से की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि उस समय वहां पर कौन सा नया मोबाइल फोन एक्टिवेट था, और इस तरह से सीसीटीवी की मदद ली जाएगी आसपास के कई किस इलाके में कहीं और लगे हों तो जिसमें उसका चेहरा दिख जाए, क्योंकि वो हेलमेट लगाए हुए था और जितना भी स्कफल हुआ है उस दौरान हेलमेट नहीं गिरा है। तो पुलिस के सामने इस केस में काफी पेचीदगियां हैं, काफी मुश्किलें हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस में इस वक्त ये मैं बताना चाहूंगा कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अफसर पूरे तौर पर इस केस को सुलझाने में लगा हुआ है, क्योंकि अपने आप में दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और मामला चूंकि बीजेपी के विधायक से जुड़ा हुआ है, इस वजह से चुनौती और बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मंजीत कौर जी, छोटा और बड़े से बड़ा अफसर पूरे तौर पर इस केस को सुलझाने में लगा हुआ है, क्योंकि अपने आप में दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, और मामला चूंकि बीजेपी के विधायक से जुड़ा हुआ है, इस वजह से चुनौती और बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मंजीत कौर जी, एक और चीज है, 2 बार इसके पहले जब हमले हुए उस दौरान रिवॉल्वर मिल गया, जैसा कि मनीष पाल ने बताया, लेकिन हमलावर कौन है? क्या आप लोगों ने ये कोशिश नहीं की ताकि पुलिस गहराई तक पहुंचे और इस बात की जांच पुख्ता करे कि आखिर कौन है जो बार बार हमले करवा रहा है? बहन जी, मैं आपसे उल्टा ये पूछना चाहती हूँ कि हम पता करते हैं या ये काम पुलिस का पता करने का है? मामला पुलिस के पास था, लेकिन आप लोगों ने क्या कोशिश नहीं की पुलिस के ऊपर दबाव डालने की? क्योंकि हमें भी पता है किसी मामले में अगर थोड़े लूज हो जाए परिवार वाले तो पुलिस भी उस मामले को बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट उस तरह से नहीं करती है। जी, और बहन जी, मैं आपसे एक बात और ये कहना चाहती हूँ, मुझे इजाजत दीजिए कि अभी आप ये कह रहे थे कि हेलमेट की बात कर रहे थे कि यहाँ पर तो मेरे पास बच्चियां भी आती हैं सवेरे स्कूल से, 6 सवा 6 उनका 6:30 का स्कूल होता है, तो अक्सर दरवाजा मैं खोलती हूँ। तो अगर आज मैंने दरवाजा खोला होता बहन जी, तो शायद आज हम सारे मर चुके होते, क्योंकि मेरी आदत है, पहले मैं उनको ड्राइंग रूम में बिठाती हूँ, आओ चाय पीजिए या सीधा अंदर आ जाइए, मैं अपना पाठ कर रही होती हूँ। भगवान का शुक्र है कि आज दरवाजा मेरे हस्बैंड ने खोला, मेरे पाँव में तकलीफ थी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, रिक्वेस्ट है मेरी दिल्ली पुलिस से, रिक्वेस्ट है मेरी मीडिया से, जल्दी से जल्दी किसी परिणाम पर पहुंचना चाहिए और इस बंदे को जल्दी से जल्दी पकड़ में आना चाहिए, ताकि हम अपना काम बड़े आराम से करें। मेरे बच्चे दहशत में हैं, मैं बहुत दहशत में हूँ। बिल्कुल, आपके परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी इस बात को? तो इतना कम फासले में गोली भी लगी जी, आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन मनीष, ये देखिए कैसे वो छटपटाए, कैसे दरवाजा लॉक हुआ। जी जी, लेकिन मनीष, अब मेरा एक सवाल भी है, आप अपनी बातें रखें, उसके पहले एक सवाल भी है। अब चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगा हुआ है, और ऐसे में आपका ये कहना कि अब हम किसी भी तरह की सुरक्षा की मांग नहीं करेंगे,
अपने आप में ये भी आश्चर्यजनक है। मान लीजिए इसके पहले तो यूपीए गवर्नमेंट थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय तो माना जा सकता है, लेकिन अब इस तरह की निराशावादी बातें आप लोग क्यों कर रहे हैं? जी मैं उसका रीजन बताता हूं कि हमने इतनी बार लिखा, और 2013 से आप हमारा रिकॉर्ड चेक कीजिए, और 2013 में मैंने, आप हैरान हो गए मैं जिस बात को बता रहा था, मैंने पुलिस को हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे पास अभी गार्ड नहीं है और चुनाव के दौरान हमें थ्रेट है। 3 से 4 महीने बाद मुझे पुलिस का फोन आया कि क्या आपने अप्लाई किया था? मैंने कहा अब क्या करूंगा, अब तो चुनाव हो गया, व्हाट विल आई डू नाउ। तो इतना तो डिलेड प्रोसेस था। उसके बाद एलजी साहब को भी लिखा 2-3 बार, उसके बाद अभी मैं जैसे होम मिनिस्ट्री में भी लिखा। जब 4-5-6 लेटर लिखने के बाद कुछ नहीं हुआ, और फिर अब हमें लगता है हमें फिर खुद ही करना पड़ेगा, करेंगे क्या? किसी काम को करवाने के लिए क्या कभी कोई फोन किया गया, पर्सनल देखेंगे, या फिर कभी कोई धमकी भरा फोन आप लोगों के पास आया? चित्रा, जो मैं समझ पा रहा हूं उसके मुताबिक बार बार इन्होंने खत लिखे हैं, एलजी को लिखा है, पुलिस कमिश्नर को लिखे हैं, लेकिन वो लिखे हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। इन्होंने कभी इस बात के लिए परसू क्यों नहीं किया, इस बात के लिए खत क्यों नहीं लिखे कि जो हम पर हमला हुआ था उसमें केस दर्ज हुआ था, क्या हुआ, कौन था उसके पीछे, क्या साजिश थी? ये बात पर कभी इनका एम्फेसाइज नहीं, और अभी भी मैं देख रहा हूं नहीं है। मनीष, यही सवाल भी है सर। आपसे दरख्वास्त आपसे दरख्वास्त आपको खत देखिए, उसके साथ हमने बकायदा एफआईआर की कॉपीज भी लगाई है। आप वो पहले देखिए, जांचिए, फिर हम इस बारे में बात करेंगे कि हमने आगे क्या लिखा है, क्या रीजन दिया है उसके पीछे। मैं आपको अभी भी यही सलाह दूंगा कि आपको इस पॉइंट, आप वो कॉपी लीजिए। मेरी अभी भी आपको यही सलाह होगी कि आपको इसी पॉइंट पर ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए कि आपका कौन छुपा हुआ दुश्मन है जिसे आप जानते तक नहीं है, मगर वो आपके परिवार से इतनी नफरत करता है, शंटी साहब से इतनी नफरत करता है कि 3 बार जानलेवा हमले कर चुका है। और अगर ये अलग अलग लोग कर रहे हैं तो भी पता होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात जायज है, ये आपका बहुत अच्छा सजेशन है जिसके लिए हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। मगर मैं आपको इतना भी बता दूं, अगर ये कोई भी है, मगर हम घर में डर के बैठने वाले नहीं है, हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। समाज सेवी है, धरती से जुड़े हुए हैं। हाँ, वी विल हैव अ चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, क्योंकि अब हमने देखा कि इतनी हिम्मत कर सकता है घर से बाहर निकाल के गोली मार रहा है। ये तो भगवान का लाख शुक्र है गोली नहीं लगी, और वरना कितना बड़ा हादसा हो जाता। अगर मैं पीछे भागता, क्या पता वो मुझे मार देता। और हम इस चीज को देखेंगे, विल सिट इन द फैमिली, विल डिस्कस कि हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल, और इसी के साथ उम्मीद भी हम यही करते हैं दिल्ली पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से लेगी और बहुत जल्द रिजल्ट हमारे सामने होगा कि आखिर इस हमले के पीछे कौन से लोग हैं और उनका मकसद क्या है। मनजीत कौर आपका, मनीष पाल सिंह जी आपका, और रवि आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वास्तव में राजधानी दिल्ली की स्थिति लगातार खराब होती हुई चली जा रही है, क्योंकि राजधानी दिल्ली क्राइम कैपिटल बन चुका है, और इसी वजह से पुलिस के सामने चुनौती अब इस बात की है कि